हम लोग इस वीडियो में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 के बारे में चर्चा करेंगे। 33 अपने आप में बहुत ज़्यादा जटिल तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग उसे पढ़ते नहीं हैं, पढ़ के निकल जाते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं, काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। 33 ये कहती है कि मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे हमारे बाबा और तुम्हारे बाबा के बीच में मुकदमा चला, ठीक, ज़मीन को लेकर चला, और हमारे बाबा ने एक कोई गवाही दी और दूसरे पक्षकार को उसकी प्रतिपरीक्षा करने का मौका मिला। बाबा गए मर, फिर उसी विवाद को लेके उनके नातियों में आपस में मुकदमा चला। जब नातियों में मुकदमा चला, अब बाबा तो मिल नहीं पाएंगे, तो जो बाबा ने गवाही दी थी उसी गवाही को नातियों के बीच उसी विषय को लेकर जो मुकदमा चला, तो बाबा की दी गई गवाही नातियों के बीच जो मुकदमा चल रहा था उसमें मान्य होगी। क्योंकि 33 कहती क्या है, ऐसे व्यक्तियों की गवाही जो साक्ष्य जो पूर्ववर्ती वाद में दे चुके हैं और पश्चातवर्ती वाद में उनकी गवाही सुसंगत होगी। कैसे व्यक्तियों की? जो मर रहे हैं, जो मिल नहीं सकते हैं, जिन्हें साक्ष्य देने के लिए बुलाया नहीं जा सकता है, या जिनकी उपस्थिति बिना युक्तिक व्यय और विलंब के निश्चित नहीं की जा सकती है। इसमें एक चीज़ और जोड़ दी गई है कि या ऐसे व्यक्ति को जिसे प्रतिवादी ने पहुंच से बाहर कर दिया है, वो भी जोड़ लिया गया है। उस बात की सुसंगति की चर्चा करते हैं। मतलब ये धारा 33 लागू होती है तो क्या है कि पता लगा दो व्यक्तियों के बीच में मुकदमा हुआ, और जब किसी व्यक्ति ने गवाही दी थी तो दूसरे पक्षकार को क्या मिल गया था? उसके प्रतिपरीक्षा करने का अवसर मिला था, और उन्हीं के प्रतिनिधियों के बीच फिर से मुकदमा चलने लगा और उसी विषय वस्तु को लेकर। तो समझने के लिए ये मान लीजिए बाबा के बीच में मुकदमा चला था और हमारे बाबा ने मुकदमा ने कोई गवाही दी और प्रतिवाद दूसरे के बाबा ने उसमें प्रतिपरीक्षा की और मामला शांत हो गया, और उन्हीं लोगों के प्रतिनिधियों के बीच दूसरा मुकदमा शुरू हो गया उसी विषय वस्तु को लेके। तो बाबा की दी गई गवाही नातियों के बीच जो मुकदमा चला है उसमें मान्य होगी। ये 33 कहती है। 34 क्या कहती है? 34 ये कहती है कि जब बिजनेस का हम सब व्यवहार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आंकड़े कुछ लिखे जा रहे हैं, चीज़ें नोट की जा रही हैं, तो जो एक ही समव्यवहार के क्रम में, बिजनेस के क्रम में लिखी जा रही है कोई चीज़, तो वो मान्य है। उदाहरण के तौर पे आज हमने इसको इतना पैसा दिया, बही खाते में लिखा, रोज़ ये लिखा जाता है किससे को पैसा दिया, किससे किसने लिया, और 2 साल बाद लड़ाई शुरू होती है। तो कहा भैया हमने तो बही खाते में लिखा दिया था, बही खाते में देखा गया तो एंट्री थी, वो मान्य है। ये 34 है। 35 क्या कहती है? 35 ये कहती है लोक सेवकों की पुस्तकों में एंट्री। लोक सेवकों की या लोक पुस्तकों में एंट्री है। लोक पुस्तकों में कैसी एंट्री है? 2-3 उदाहरण समझ लीजिए। जैसे नगर निगम से हम लोग बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, वो एंट्री है, वो मान्य है। ये बात करती है 34। जो लोक पुस्तकों में जो एंट्री होती है वो है 35, 36, 37, 38। ये छोटी छोटी धाराएं हैं, इन्हें आप देख लीजिए अपने आप से, क्योंकि ऊपर का भाग पढ़ना है। 40 जरूर इम्पोर्टेंट है। 40 में क्या है? 40 कहती ये है पूर्व दोषिद्धि। एविडेंस की धारा 40। संविधान में बीज 2 क्या है? यही है कि एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। सीपीसी में यही चीज़ सेक्शन 11 में वर्णित है, और सीआरपीसी में यही चीज़ 300 में वर्णित है। तो क्या हो गया? एविडेंस में 40, सीआरपीसी में 300, सीपीसी में 11 और संविधान में 20, 2 में हो गई। मतलब कहने का ये पूर्व दोषिद्धि सुसंगत है। ये एक 40 का सेक्टर है। अब ध्यान रखिएगा 41 से 45। 41 में राइट टू रैम, राइट टू पर्सोनम, उस पर थोड़ा चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो
यहाँ पे जहाँ हमने 33 से लेके 40 तक की जो चर्चा की, उसमें सबसे अधिक 33, 34 या 40 यही सबसे अधिक आए हुए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।